जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज आप लोग का जो सेट चलेगा 22 अगस्त 2022 में सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे, सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे ग्रुप डी के लिए, वो क्वेश्चंस 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो इसका क्वेश्चन था वो हमने करा दिए गए हैं, और 17, 18 ये जो टोटल शिफ्ट में इसका 17 तारीख को जो भी 3 शिफ्ट पूछे गए थे, 18 शिफ्ट, ये सब टोटल करा दिए गए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाकर क्लिक करके अवश्य देख लीजिएगा। इससे क्या होता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं हर एक एग्जाम में, इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप लोग जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर न्यू बच्चे के पास, जो अभी आपका रिलेटिव है उसके पास शेयर कर दीजिएगा जिसने ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप किया है, या एएलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिलअप किया है। क्योंकि मेरे भाई जानते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस वही रहते हैं, रिपीट मैथ का क्वेश्चंस वही करते हैं, तो आप लोग को टारगेट 25/25 लेके चलना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, जो भी हम नोटिफिकेशन अपलोड करें, जो कोई क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी करें, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो बिना कुछ विलंब किए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न जो होगा 22 अगस्त में जो पूछे गए प्रश्न थे उसके बेसिस पे होगा। आज 22 अगस्त 2022 में शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे ग्रुप डी का प्रश्न। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आज पहला प्रश्न पे चलते हैं, इसको बनाइएगा। 70 मीटर त्रिज्या है, 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। एक बेलन आप लोग के पास दिया गया है। बेलन तो कहीं ना कहीं ऐसा रूप होता है बेलन का, तो ये आपका त्रिज्या है, ये आपका हाइट है। तो त्रिज्या आपके पास दिया गया है 70 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है वो होता है 2πr h प्लस 2πr²। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में हम 2πr को कॉमन ले लेते हैं, h+r लिख देते हैं। ये आपका टोटल एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप मान गए ना। टोटल एरिया का ये फार्मूला हो गया। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना था, 2 22/7 इसका वैल्यू पुट करना था। त्रिज्या कितना दिया गया है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट इसको गुना, त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना होगा, 140, और 70 का योग मेरे भाई 210 होता है, तो 210। बस यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा, कुछ नहीं था। 7 से इसको 10 बार में खत्म कीजिए तो ये 440 आपका चले आएगा, और गुना 210 चले आएगा। समझ गए, यानी लास्ट दो डिजिट जीरो है तो लास्ट दो डिजिट तो जीरो जाएगा, लास्ट दो डिजिट जीरो दो में है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका कहानी खत्म। ठीक है, अब इकाई अंक पे क्या आएगा, इसके बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 है, 1 है, 4 है, 5 4 आ जाएगा। तो तीसरा नंबर पे जो आएगा मेरे भाई 4 आएगा, 4 इस करेक्ट आंसर 92,400 हो जाएगा। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा 92 और 92,400। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ नहीं था, आपको टोटल एरिया ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। ठीक है, 2D 3D, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। 2D और 3D में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। 2D 3D में सिर्फ फॉर्मूला या सूत्र सिर्फ याद रखना होगा आपको, चाहे वो आयतन हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। संख्याएं P और Q के बीच माध्य अनुपात 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा P और U का मान हो सकता है। तो माध्य अनुपात क्या होता है, मध्यमा अनुपात क्या होता है, मध्यमा अनुपात होता है मेरे रूट अंडर ए और सी। समझ गए, रूट अंडर ए और सी। तो मध्यमा अनुपात जो दिया गया था कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, किसके, रूट अंडर ए सी से, मतलब यानी ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये इधर पे 8² हो जाएगा, यानी 64। ए और सी का गुणनफल 64 है, जिसमें भी ए और सी का गुणनफल 64 होगा वही मेरा उत्तर होगा। क्या ये होगा, ये कभी गुणनफल 64 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 10 सके 60 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। 16 चौके 64 ये हो सकता है, 12 तिया 36 ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर नंबर 3। ठीक है, मध्यमानुपाती का फॉर्मूला ही होता है मेरे भाई, मध्यमानुपाती का फॉर्मूला भी होता है रूट अंडर ए सी। ठीक है, यह रूट अंडर ए सी होता है, या ए और सी का वैल्यू यहाँ दिया गया है आपके पास, पी और क्यू। बस यही पी क्यू का वैल्यू आपको निकालना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत बेसिक का सवाल था।
वर्गीकृत आंकड़ों के लिए x1 वर्ग चिन्ह है और f1 संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। माध्य आपको ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है? माध्य तो यही होता है ना, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, कुल संख्या का योग। बेटे कुल संख्या, बेटे कुल संख्या, यही तो होता है माध्य ना। जैसे मान के चलिए आपके पास वर्ग दिया गया है, जैसे मान के चलिए विद्यार्थी का संख्या दिया गया है, आपके पास 1 2 3 4 5 दिया गया है, और आपका अंक जो बार बार रिपीट कर रहा है, बारंबारता जो है इसका 4 2 1 3 4 दिया गया है। तो इसका माध्य आप लोग कैसे निकालते हैं? तो माध्य यही तो निकालते हैं कि विद्यार्थी 1 है, अंक लाने वाले 4। ठीक है, दो विद्यार्थी जो 2 अंक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं, तो 4 4 3 12 और 20, और जितना भी ये टोटल विद्यार्थी है इसका योग करके टोटल इसका योग में इससे भाग देते हैं। यही तो करते हैं आप गुणनफल। तो बस एक्स वर्ग चिन्ह है, तो इसका जो हो जाएगा मेरे भाई एक्स वर्ग चिन्ह का, और जो इसका फ्रीक्वेंसी का जो होगा उसका गुणनफल का योग हो जाएगा इस विधि से, जैसे हम गुणनफल किए। ठीक है, और नीचे जो जो हम भाग जो देते हैं मेरे भाई, स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ संख्या से भाग देते हैं, यानी हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का योग से हम भाग देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। तो ये आपका माध्य का फॉर्मूला हो गया। तो ये किस ऑप्शन में है? ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा है, क्या है ना, ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, EX1 F1 और ये फार्मूला हो गया। इसका मतलब ये हुआ X1 F1 का ही मतलब हो गया कि ये दोनों गुणनफल करके और योग करना है दोनों। समझ गए? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 12 गुणज आप लोग को देखना, 12 गुणज का आप लोग को औसत बताना है जो 11 का मल्टीपल हो या 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 11 के प्रथम 12, तो पहले 11 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। इसी तरह करते 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 12वां नंबर जो संख्या जाएगा, 12वां नंबर संख्या आपका क्या आ जाएगा? 132। यानी 12वां नंबर संख्या आएगा ना, 11 को यदि 2 किए 3 किए 4 किए, इसी तरह 12 से करना होगा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 11 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह करते करते 11 1 यानी 12 हो जाएगा। ये हो गया, आप यहाँ तक जान गए। अब कोई भी प्राकृत संख्याओं का योग जो हो जाता है, प्राकृत, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो n × n+1 बटे 2 हो जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो ये तो प्राकृत संख्या ही दिया गया है ना, n+1 2 3 4 जो भी हो। तो ये 11 यहाँ आ जाएगा। n क्या है? n 12, n × n+1, 12 1 13 बटे 2, यानी 2 से 6, यानी तिरछक 78, तिरछक 78 अगुना 11 आ जाएगा। यानी ये टोटल योग आ जाएगा ना मेरे भाई। 11 तक प्रथम 12 गुणजों का औसत निकालना, तो सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं और कितना संख्या उससे भाग देंगे, मेरा औसत निकल आएगा। तो इसको आप गुना कीजिएगा, तो आपका 858 आएगा टोटल योग। ठीक है, 858 टोटल, सॉरी माफ कीजिएगा, 858 टोटल संख्या का योग आ गया। ठीक है, टोटल संख्या का योग आ गया 858। अब हमको औसत निकालना है। अब हमको औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है? टोटल संख्याएं। अब बेटे कितने संख्याएं? तो 12 संख्याएं का जिक्र हो रहा है, प्रथम 12, तो इससे डिवाइड कर देना है। तो 12 × 84 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, 71 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर जाएगा, 71 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर जाएगा, 71.5, एक ही ऑप्शन में नंबर बी। ठीक है, यही आपका उत्तर। समझ गए? 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत, 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत मतलब है कि जो भी संख्या आगे आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 दूनी 22 23, इसी तरह 12 संख्याएं लिखना। तो यहाँ से ले लिए, यहाँ से कॉमन हम 11 को ले लिए, तो 1 2 3 4 जो भी होगा, ये तो यही तो प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। बस इस फॉर्मूला पे इसको आपको बैठाना है। तो इस पे हम बैठा दिए n × n+1 बटे 2। यहाँ बैठने के बाद ये दोनों गुना कर दिए, टोटल संख्याओं का योग मेरे पास निकल के आ गया। बस औसत निकालना था, तो औसत टोटल संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं भाग देना, तो बस औसत आपका निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
आज का 5वां नंबर प्रश्न, 51 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये आपको बताना है। 51 पुरुष टोटल काम 12 दिन में कर सकते हैं। क्या मैं टोटल वर्क लिख सकता हूँ यहाँ? टोटल काम क्या हो जाएगा मेरा? 51 गुना 12, यही तो मेरा टोटल वर्क हुआ। यही तो मेरा टोटल वर्क हुआ। और काम शुरू होने के 4 दिन बाद 6 पुरुष और साथ जुड़ जाता है। 4 दिन बाद, यानी कि कहीं न कहीं 4 दिन ये करके, 4 दिन यही 51 आदमी 4 दिन तक काम करेगा। 51 आदमी 4 दिन तक काम करेगा, इसके बाद 6 आदमी जुड़ता है। तो टोटल 4 दिन इसको हम माइनस कर दिए, 4 दिन में कितना 51 आदमी काम किया, यदि हम माइनस कर दिए तो शेष मेरा कम बच जाएगा। समझ गए? शेष मेरा कम बच जाएगा। तो 51 गुना 8, ये मेरा शेष कम रहा। 4 दिन छुड़ा के, 4 दिन जो किया इसको माइनस कर दिया हम 51 आदमी का, तो 51 गुना 8 हो गया आपका क्या? 51 गुना 8 शेष वर्क हो गया आपका। तो इसमें शेष वर्क, टोटल तो वर्क है ये ना, ये भी तो टोटल ही वर्क है, लेकिन हाँ 4 दिन हम माइनस कर चुके हैं। तो 4 दिन माइनस करके अब पूछा जा रहा है शेष काम को 6 दिन और आदमी चाहिए। पहले कर रहा था 51, लेकिन 6 और आदमी चाहिए, यानी 57 आदमी काम करेगा। तो कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है। 8 पंचे 40, ये आपका 57 हो जाएगा। यहाँ से आप यदि इसको डिविजिबल करते हैं तो ये करीबन करीब 7 7 के करीब आ जाएगा। 7 पूर्णांक कितना आ जाएगा? 7 पूर्णांक 9 बटे 57, 9 बटे 57 आ जाएगा। बस इसको यहाँ से 3 तिया 9 और 3 नंबर 27, यानी 7 पूर्णांक 3 बटे 19 इसका आपका करेक्ट डे आ जाएगा। यानी शेष काम को ये इतना दिन में कंप्लीट कर देगा, 7 पूर्णांक 3 बटे 19 दिन में। ठीक है, समझ गए? समझ गए? कुछ नहीं था, टोटल वर्क हम किए। टोटल वर्क जानते हैं, जितना मेल है जितना दिन में करेगा, ये इसका टोटल वर्क हुआ। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। तो अब पूछा जा रहा है कि शेष काम 4 दिन तो कर चुका है 51 आदमी, अब शेष काम कितने दिन में 6 आदमी हम जोड़ दें तो शेष काम मेरे पास 51 गुना 8 निकल के 4 दिन को माइनस कर दिए हम, इतना निकल के आया। लेकिन 6 और आदमी जुटा है तो 57, 51 पहले था, 6 जुट गया तो 57 हो गया। तो टोटल काम ये 7 पूर्णांक 3 बटे 19 दिन में ये समाप्त कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 6ठा नंबर प्रश्न, संख्या 51, 52, 53 और 100 में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो 51 से लेकर 100 तक मेरे भाई छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, आप बता सकते हैं? छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होगा? छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होगा, आप बता सकते हैं? छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 51, क्या ये अभाज्य संख्या है? जी नहीं। 52, क्या ये अभाज्य संख्या नहीं? 53, हाँ ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 53 हो गया। 51 से 100 के बीच में बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो हो गया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा मेरे भाई 100 तक में, 100 तक में सबसे बड़ी, 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 99 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 98 भी डिजिटल दूसरा नहीं है। 97 ये हो सकता है, ये 97 बड़ी अभाज्य संख्या। तो बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 आ गई। ठीक है, अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये दोनों को योग कर देंगे तो 9 5 14 1 15, यानी 150 इसका योग टोटल आ जाएगा। 150 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 को किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसको करने के लिए मात्र आपके पास एक ही उपाय बचा है, आप ऑप्शन को लीजिएगा। तो सबसे पहला हम ऑप्शन देखते हैं, x माइनस 1 को और x माइनस 6 को हम तोड़ते हैं, क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ जाता है? देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आ रहा है? क्या ये उत्तर में आ रहा है? जी नहीं। तो ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ गए? अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर देख लेते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन उठा के आप रखिए, ये ऑप्शन x+1 x+6, इसका सरलीकरण कीजिएगा आप लोग। तो x इससे पहले गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस फिर x को 6 के करेंगे तो 6x, फिर प्लस x को इससे करेंगे तो ये x ही आ जाएगा। 1 गुना x तो x, तो 1 को करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो क्या मेरे पास प्रश्न
ये निकल के आ रहा है +7x + 6 = 0। क्या ये मेरा प्रश्न में ये निकल के आ रहा है x² + 7x + 6? जी हाँ, ये निकल के आ रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। यानी ये इसका सरलीकरण कीजिएगा तो सेम टू सेम आपका ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो साफ यही पूछा रहा है, इसको किस प्रकार और लिखा जाए, इसका और दूसरा विधि क्या लिखा जा सकता है, तो यही तो लिखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 × 3 + x (4x/2) + 15 - 12 को सरल कीजिए, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको आप गुणा कीजिए, 3 × 3x तो 3x, सॉरी आपका आ जाएगा 9x, आ जाएगा ना 9x। ठीक है, माइनस है, -3×2 = 6 प्लस x है। ठीक है, इसको यदि हम भाग करते हैं 2x तो 2x गुना x 2x² प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो 2x² प्लस 9x अब -6 में 3 जाएगा -3। क्या मेरे पास उत्तर ये निकल के आ रहा है 2x² प्लस 9x - 3 निकल के आ रहा है 2x² प्लस 9x - 6 2x² प्लस 9x - 3। यही है ना उत्तर, ये उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको सिंपल गुना करना था, 9x कर दिया -6 कर दिया 2x² यानी x को इसको करके 2x² हो गया +3 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट 2x प्लस प्लस चिन्ह को पहले बाएं तरफ लिख लीजिए आप, 9x -6 में 3 जाएगा -3 आ जाएगा, उत्तर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4.22222 का संक्षिप्त रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, संक्षिप्त रूप क्या होगा आपको बताना है। तो आपको बार बार ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं मेरे दोस्त कि 4.22222 यदि ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसको इस लिखने के बजाय सिंपल 7.2 पे पावर बार दे दीजिए। ये बार का मतलब हुआ 2 बार बार रिपीट कर रहा है, समझ गए। तो 4 पॉइंट इसको हम संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, 4.22 आ रहा है ना, तो 2 पे पावर बार दे दीजिए। बस कुछ मत करना है, यहाँ 4 पे पावर 2 है तो 2, 1 पे पावर है तो 1 9 दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 2 38/9 आपका उत्तर आ जाएगा। 38/9 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि इस जगह मान के चलिए 2 3 2 3 2 3 आता है तो 2 3 पे होता है तो 23/99 आपको देना पड़ता। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज आप लोग के सामने दिया गया है। यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज का एक निर्माण कर लीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा हो, यदि हम ये x मान लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, एक भुजा 4 भुजा हो और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक भुज बोला जा रहा है, ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है, एक भुजा से तो 4 इकाई अधिक है, दूसरी भुजा से 8 इकाई अधिक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि दूसरी भुजा x है तो इससे 8 अधिक होता है तो x + 8 हो जाएगा। समझ गए, और दूसरी भुजा से 4 अधिक है, यदि दूसरी भुजा x + 4 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो x + 8 आ जाएगा। यहाँ तक आप मानते हैं, समझ गए यहाँ तक। यानी एक भुजा को x प्लस, साफ साफ बोला जा रहा है एक भुजा से 4 इकाई अधिक और दूसरी भुजा से 8 इकाई अधिक है, तो सही बात है, इससे 8 इकाई अधिक है ये वाला, और इससे ये 4 इकाई अधिक। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस नियम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा और आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर्ण क्या है आपके पास 1 + 8 का स्क्वायर, लंब क्या है आपके पास x + 4 का स्क्वायर, और आधार क्या है तो x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा आप लोग के सामने। तो इसको x + a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b²
प्लस 2ab, 2ax b यानी 2 8 दूनी 16x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। बराबर इसको भी कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये एक एक्स से एक एक्स हम इसको भेज देते हैं भीतर, समझ गए? एक एक्स से दूसरा एक्स चला गया, ये एक्स से ये एक्स गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा उत्तर? आप यदि इस तरफ सबको पलटाए तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 16x में 8x में 16x जाएगा तो -8x, और माइनस यदि 64 में 16 जाएगा तो 48। ठीक है, इक्वल टू 0। ये समीकरण आप लोग के सामने निकल के आया। तो इस समीकरण में x का वैल्यू क्या रखने पर आपका मान 0 आता है, ये आपको हिट मेथड लगाना होगा। x का वैल्यू क्या रखने पर, तो x का वैल्यू हम यहाँ यदि 10 रखते हैं तो 100 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 80 ज़्यादा हो जाएगा। 12 रखते हैं तो बरबारे 44 से, ये 44 से हो जाएगा, माइनस बरठे 96 और माइनस 48, यानी माइनस जुटेगा। 814 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14, यानी 144 माइनस 144 बराबर 0 हो जाता है। यानी एक्स का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हम लोग को सामने मेरे भाई? एक्स का वैल्यू 12 रखना पड़ेगा, तब जाके ये समीकरण पूरा होगा। एक्स का वैल्यू आप लोग के सामने 12 रखना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू 12 रखने पे इसका कर्ण क्या आ रहा है? कर्ण क्या आ रहा है? तो कर्ण आ रहा है आपका 20, क्योंकि कर्ण x प्लस 8 है, तो इसमें 12 में प्लस करेंगे तो 12 8 20। ठीक है, लंब कितना आ रहा है? तो लंब आपका आ रहा है 16, और आधार कितना आ रहा है? तो आधार आ रहा है आपका 12। बस एरिया क्षेत्रफल निकालना था आपका। क्षेत्रफल जो हो जाता है हाफ गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। तो 2 से इसको यहाँ से आप खत्म कीजिए, 8 बार में तो बरठे 96 वर्ग इकाई इसका करेक्ट उत्तर होगा। 96 वर्ग इकाई, 96 वर्ग इकाई इज करेक्ट आंसर। समझ गए? ठीक है, सबसे पहले ये आपको निकालना ही पड़ता है। एक्स का वैल्यू नहीं निकालिएगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कर्ण क्या, कहाँ कर्ण का वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले निकालना बहुत जरूरी आवश्यक है। और यहाँ निकाल के आपको एक्स का वैल्यू पुट करना होगा। एक्स का वैल्यू मान निकल गया, बस अब एक्स का वैल्यू निकल गया तो कर्ण लंबाई आधार आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और ये एनटीपीसी 12th लेवल जो एग्जाम अभी रिसेंटली चल रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, 3 पेंसिल और 5 पेन का कीमत 81 रुपया है। 5 पेंसिल और 3 पेन का क्रय मूल्य कुल मूल्य 71 रुपया है। तो 1 पेंसिल और 2 पेन का कीमत क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 पेंसिल अब प्लस 5 पेन की कीमत क्या दिया गया है? 81 रुपया। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इजी प्रश्न है, बाकी बार नहीं तो बहुत हार्ड प्रश्न है। ठीक है, और फिर बोला गया है 5 पेंसिल, पेंसिल अब प्लस 3 पेन की कीमत 71 रुपया। ठीक है, 71 रुपया, ये आप माने 71 रुपया। ठीक है, यदि हम टोटल इसको ऐड करते हैं तो 5 3 8 पेंसिल, 8 पेंसिल और 8 पेन, 8 पेन का कीमत क्या निकल के आ जाएगा? इसको ऐड कीजिएगा, 8 7 15, यदि ऊपर क्या आएगा। ठीक है, 8 इसमें दोनों में है तो 8 कॉमन ले लेंगे, तो यानी मेरे पास 1 पेंसिल अब प्लस 1 पेन का कीमत जो निकल के आया वो आपका, इसको यदि आप घटाइएगा 8 का 8 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 पेंसिल प्लस 1 पेन का कीमत मेरे दोस्त 19 रुपया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न आंसर में खोज क्या रहा? 1 पेंसिल तो चाहिए ही, लेकिन 2 पेन चाहिए। मेरे पास एक ही पेन, समझ गए? मेरे पास एक ही पेन है। यहाँ से तो मेरा ये समीकरण निकल गया कि 1 पेंसिल और 1 पेन का कीमत जो मेरे पास है वो 19 रुपया। ठीक है, समझ गए? 19 रुपया है, और 1 पेंसिल 2 पेन का कीमत हमको चाहिए। यदि मैं एक एक बात एक करूं, यदि मैं ये 3 पेंसिल को, 3 पेंसिल और 5 पेन है, यदि 3 पेंसिल को माइनस कर दूं मैं, ठीक है, और 3 पेंसिल और 3 पेन को माइनस कर दें, क्या मेरे पास 2 पेन निकल के आ जाएगा? जी आ जाएगा। यहाँ एक पेंसिल और 1 पेन का कीमत 19 रुपया है। यदि सबको 3 3 से गुना करें तो क्या मेरे पास आ जाएगा? 3 पेंसिल प्लस 3 पेन का कीमत 57 रुपया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 57 रुपया आ जाएगा।
ठीक है। तो यदि 3 पेंसिल और 3 पेन 57 रुपया को यदि 3 पेंसिल और 5 पेन में हम यदि माइनस कर दें मेरे दोस्त, माइनस कर दें, तो क्या मेरे पास ये 3 पेंसिल और ये 3 पेंसिल गायब हो जाएगा। 5 पेंसिल में 3 पेंसिल जाएगा तो 5 पेन में 3 पेन जाएगा तो 2 पेन बचेगा। ठीक है। और 51 में यदि 57 चले जाएगा, 51 में यदि 57 जाएगा मेरे भाई, 51 में यदि हम 57 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 24। ये निकल के आएगा 24। अरे 24 को ऐड करेंगे तभी तो आपका 81 पूरेगा। ठीक है। तो 2 पेन का निकल के क्या आया, 24। 1 पेन का क्या निकल के आएगा आपको के सामने, 12 रुपया। यानी 1 पेन का 12 रुपया। यहाँ ऑलरेडी आप लोग के सामने दिया गया है 1 पेंसिल और 1 पेन का कीमत 19 रुपया है, लेकिन खोज रहा है 1 पेंसिल और 2 पेन। यहाँ एक ही पेन है और 1 पेन को हमको ऐड करना होगा। तो 1 पेन का कीमत आप लोग के सामने क्या निकल के आया था, 12 रुपया। तो 12 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 1 पेंसिल आप प्लस 2 पेन का कीमत निकल के आ गया 31 रुपया। तो आपका आप लोग का आंसर 31 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए। लिखने के लिए हम विस्तार में लिखे हैं, बाकी बात इसमें कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है। इसको हम कर देते, 1 पेंसिल का मूल्य यहाँ से मेरा निकल के आ गया, 1 पेंसिल का निकल के यहाँ से आ गया, तो हमको इसमें 1 पेन का मूल्य निकालना था इसमें से। ठीक है। तो इसमें से 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए हमको 3 पेंसिल का माइनस करना होता है। तो 3 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य 57 रुपया, क्योंकि हम 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो 3 पेंसिल 3 पेन का कीमत 57 रुपया है, और यहाँ 3 पेंसिल 5 पेन का कीमत 81 रुपया। यदि इसमें माइनस करेंगे तो 3 3 आपका खत्म हो गया। 5 पेन में 3 पेन गया, 2 पेन, 2 पेन का कीमत 24, 1 पेन का कीमत 12 रुपया। यहाँ ऑलरेडी दिया गया है 1 पेंसिल और 1 पेन का कीमत 19, लेकिन 2 पेन खोज रहा है तो 1 पेन और ऐड होगा, तो 12 रुपया 1 पेन का कीमत निकला। तो 1 पेंसिल 2 पेन का कीमत 31 रुपया आप लोग के सामने आ गया। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रेता को इतना रुपया का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लिए, यदि ये मेरा क्रय मूल्य है, 10% लाभ पे इसको हम बेचेंगे तो कहीं ना कहीं 110 रुपया में हमको बेचना होगा। ये पूछा जा रहा है कि विक्रेता को इतना रुपया लाभ हुआ, ये नहीं बोल रहा कि इतना रुपया में बेचा जाता है। यदि इतना रुपया में बोलता है बेचा जाता है तो 110 का वैल्यू हम रख सकते थे इसको, लेकिन इतना रुपया लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि 10% प्रॉफिट पे बेचा, तब जाके इसको 777 रुपया 7% लाभ हुआ। तो बोला जा रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य को आप क्या माने, 100% माने, तो 100% का वैल्यू इसमें चाहिए। ये 10 से ये चला गया, इसको गुना करेंगे तो 7 7 7 7 उत्तर आप लोग का 7777 इज करेक्ट आंसर, 7777। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याएं 5 3 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच अंतर 54 है तो छोटी संख्याएं क्या है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं को मान लेते हैं 5x है और 3x। ठीक है। ये दोनों का अंतर दिया गया है 54 है, लेकिन ये दोनों में संख्यात्मक रूप से अंतर कितना, 2x। 2x का वैल्यू 54 के बराबर हो जाएगा मेरे पास। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 27। एक्स का वैल्यू 27 क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो 5x 3x में सबसे छोटी संख्या आपका 3x हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू 27 है, 27 या 81 इज आपका करेक्ट आंसर, 81। ठीक है। 81 आपका राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। साड़ी के एक दुकान पर ऑफर चल रहा था। ठीक है। आप लोग साड़ी खरीदने गए थे, उस पर एक ऑफर दे रहा था। ऑफर क्या चल रहा था, जिसमें ग्राहक 3 साड़ी खरीदता था तो उसको बोला कि आप 3 साड़ी खरीदिए, हम आपको 2 साड़ी मुफ्त में देंगे। तो आपको बताना है ग्राहक को कितना छूट मिला, ग्राहक को कितना छूट मिला। आप 3 साड़ी खरीदे लेकिन 2 मुफ्त में दिए, मुफ्त में आया तो 2, लेकिन आपने टोटल कितना साड़ी घर लाए, 5। क्योंकि जो भी फायदा होगा टोटल पे होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तब 5 दूनी 10, यानी 40% आपका प्रॉफिट होगा। 40% आपका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। मुफ्त लिए 2 साड़ी, कितना मुफ्त हुए, 2 साड़ी, किसमें, 5 में, 100 में 40%। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इक्वल टू 0, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले आपको मूलों का योग और गुणनफल इसका पता रहना चाहिए। मूलों का योग होता है -b/a, अब मूलों का गुणनफल हो जाता है c/a। तो इसमें ए बी सी क्या मानना है? तो इसमें ए को आप 1 मान लीजिए, बी को आप -7 मान लीजिए, सी को आप 12 मान लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? गुणनफल पूछा जा रहा है। तो गुणनफल क्या होता है? c/a। सी कितना है? 12। एक कितना है? एक, यानी 12 में एक करेंगे, 12 इज करेक्ट आंसर। 12 इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन ए। समझ गए? कुछ नहीं था, सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना है। 2 फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग का काम 100%, 110% आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 और 144 का माध्य समानुपाती क्या होगा? तो हम पिछली वीडियो में भी बताए थे, पिछले प्रश्न में भी बताए थे कि मध्यमा अनुपाती जो होता है मेरे दोस्त, मध्यमा अनुपाती जो होता है, मध्यमा अनुपाती जो होता है √a/c होता है। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। तो मध्यमा अनुपाती जो हो जाएगा √a/c। ठीक है, तो √a/c में क्या हो जाएगा? 16/144। 2 में 1 को बाहर करना है क्योंकि रूट अंडर है। ठीक है, 2 में 1 को बाहर करना है, तो इसका कितना जाएगा? 4, बरबारे 44 से, यानी बरचौक 48 आपका उत्तर चले आएगा। ठीक है, बरचौक 48 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? मध्यमानुपाती खोज रहा था, मध्यमानुपाती का फॉर्मूला ही यही होता है, √a/c। ठीक है, प्रथमानुपाती खोज दे तो b² हो जा, b² प्रथमानुपाती b²/c हो जाता है। ठीक है, तृतीय अनुपाती खोज दे तो b²/a हो जाता है। समझिए, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 17 नंबर प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के दुगुने और 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के 3 गुने का योग क्या है? सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? आप लोग को बताना है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होगा? तो पिछले प्रश्न में भी किए थे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की बड़ी सभी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाता है, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भी अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये अभाज्य संख्याएं आपका है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? तो आपसे पूछा यूं जा रहा है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या के मान का दुगुने। ठीक है, तो यानी 57 गुना 2। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग क्या होगा? यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुने और इसका दुगुने का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 194 हो जाएगा। इसको करते हैं 21, 2 हो जाएगा, 2 यानी 19 हो जाएगा, फिर 27, 29 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 2991 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, 4 1 5, इकाई डिजिट पे 5 आएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। समझ गए? ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ये और ये। ठीक है, अब चलते हैं, 4 1 5 हो गया, 9 9 18, यानी 85 सेकंड नंबर पे 85 आएगा। 85 सेकंड, 85 85 यहाँ भी है, 89 है, ये नहीं होगा। 85 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? कुछ नहीं करना था, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको प्राप्त करना था, 3 अंकों की प्राप्त करना था, इसका दुगुना करना था, इसका 3 गुना करना था, दोनों का योग कर देना था, बस आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपया 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपया प्राप्त होता है? आपके पास मूलधन 1300 रुपया है, आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। रेट आपको पता नहीं है क्या है मेरे पास रेट, लेकिन आप इतना जानते हैं कि 520 रुपया मेरा इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है? साधारण ब्याज क्या हो जाता है, जिसको हम एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ब्याज बटे मूलधन गुना 100। यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कितना निकला था? 520, मूलधन क्या था? 1300, 100 कर देते हैं, तो 13 चौके 52, यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 40% निकला है। सिंपल इंटरेस्ट 40% निकला, ये तो आप बात जान गए, सिंपल इंटरेस्ट 40%। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? रेट और गुना टाइम का तो ही गुणनफल सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट 40% निकला है आप लोग के सामने। रेट क्या है हमको पता नहीं है, रेट क्या है, टाइम क्या है, 5 साल टाइम है, तो रेट यहाँ से निकल जाएगा, तो 5 अठे 40, यानी 8% आपका रेट होगा, 8% आपका रेट होगा।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए? ठीक है, ब्याज आ गया था, मूलधन आ गया था, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो टाइम दिया गया है तो आपका रेट भी निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो ब्याज क्या होगा आपको बताना है। एक बेलन है, ये आपका बेलन है, बना लेता हूँ बेलन, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका ऊंचाई। पूरा आयतन जो इसका दिया गया है मेरे भाई, टोटल आयतन 5500 मीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? बेलन का जो आयतन होता है मेरे दोस्त, बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आपको रखना है। आर क्या है आपके पास? बेलन की त्रिज्या हमको पता नहीं है, त्रिज्या निकालना है। ऊंचाई कितना है? 70 मीटर है, लेकिन टोटल आयतन इसका जो दिया गया है 5500। ठीक है, तो 11 से 2 बार में इसको खत्म कीजिए, 11 से 5 बार में इसको खत्म कीजिए। समझ गए? 7 से ये 1 0 चले जाएगा, ये 7 से ये 7 चले जाएगा, फिर 2 से ये 25 चले जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकला? 25, यानी आर का वैल्यू क्या निकला? 5। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट आर बराबर, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय नहीं रहता है और दिमाग भी काम नहीं करता, डायरेक्ट आप उठ के डायरेक्ट आप उत्तर इसमें दे दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? ये आपका गलत हो जाएगा 110%। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ब्यास पूछा गया था। ब्यास क्या होता है? ब्यास तो त्रिज्या का दुगुना ब्यास होता है, दुगुना 5 बराबर 10, यानी ब्यास जो निकल के आएगा आपके पास 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बार बार यही आप लोग से बोलबो करते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनाते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। बस यही सीखना है आप लोग से। डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखने डेली आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20 नंबर इसका फॉर्मूला बताना है। बोला जा रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं इसका के क्यू माइनस थ्री के हो जाएगा। ठीक है, के क्यू माइनस थ्री के क्यू माइनस थ्री के क्यू माइनस थ्री के, ऑप्शन नंबर 3। यदि माइनस रहता तो के क्यू प्लस थ्री के हो जाता। समझ गए? यदि माइनस रहता, प्लस रहता तो के क्यू माइनस थ्री के हो जाता। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ नहीं था सवाल, सिर्फ फॉर्मूला पूछे जा रहा है। ठीक है, इसको आप सरल कीजिएगा। 234 सिंपल फॉर्म, इसको 234 लिखिए गुना, बड़ी ब्रैकेट है, छेड़छाड़ मत कीजिए। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हम देखेंगे, तो छोटी ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, ये 36 हो जाएगा, बंद हो गया, और 42 चौथी इसका दिया गया। ठीक है, तो 234 यहाँ से निकल के आया, गुना कितना जो चले जाएगा इसमें, सॉरी 24 आएगा ना, ये 6 2 8 8 तिया 24, सॉरी यहाँ 24 निकल के आएगा मेरे दोस्त, 24 निकल के आएगा, तो यहाँ -16 हो जाएगा और प्लस 42 34 निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम सिंगल डिजिट से भी देखते हैं, 16 चौके 64, 4 है, ये माइनस है, अब प्लस, ये भी लास्ट में 4 है, यानी इकाई डिजिट पे 0 आ जाएगा, इकाई डिजिट पे 0 2 में है, ये दोनों नहीं, ये दोनों जो उत्तर दे रहे हैं वो महामूर्ख है। ठीक है, तो ये 0 हो गया आपका, तो इससे कम क्या चलेगा? कम चलेगा, देख लेते हैं, इसको कर भी लेते हैं। ठीक है, 16 चौके 64 हो गया, 6 हो गया, फिर 16 48, ये 4 हो गया आपके पास, ये 37 होगा, 37 और 44 ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, और प्लस 42 34 हो गया, तो प्लस में ये माइनस चले जाएगा, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा, 0 आ जाएगा 9, यानी कि सेकंड डिजिट पर 90 आ रहा है, 90 490 इज करेक्ट आंसर, ये आपका 490 इज उत्तर है। ठीक है, 490। ठीक है, 490 आपका उत्तर आ जाएगा, इसको सरल करने के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न तालिका एक संगठन में 4 विभागीय अर्थात मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और परिचालन में काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। तालिका के अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये मानव संसाधन, उत्पादन हो गया, विपणन हो गया, परिसंचालन हो गया, पुरुष और फीमेल यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिलाओं दोनों मिला के उत्पादन में, उत्पादन कहाँ है, ये है आपका उत्पादन, उत्पादन में
कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला मिला के, तो उत्पादन में कुल कितना है पुरुष और मेल और फीमेल, उत्पादन में मेल और फीमेल कितना है टोटल, उत्पादन में जोड़ दीजिएगा, इसको टोटल करिएगा तो 5 हो जाएगा, 11 एक हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा, यानी ये 315 निकल के आया। ठीक है टोटल। आगे चल, आगे की ओर बोल रहा है परिचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष महिला दोनों मिला के अनुपात क्या होगा। परिचालन क्या है, ये दोनों मिला दे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। यानी कि परिचालन में मेल और फीमेल मिला के आपका 270 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा गया, तो अनुपात इसका आप निकाल दीजिए, 315 और 270 का अनुपात निकाल दीजिए इसका। 5 से इसको खत्म करते हैं तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, यानी 7:6 आपका अनुपात में आ जाएगा। 7:6 अनुपात नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, सिर्फ आपको रेशियो में कन्वर्ट करना था, योग करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक्स सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे वाई पर पहुंचता है। बी भी सुबह 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है और ए के समान मार्ग पर अनुसरण करते हुए उसी दिन दोपहर 3 बजे एक्स पर पहुंचता है। तो दोनों किस समय मिलेंगे ये आपको बताना है। दो दूरी है, एक्स है और वाई, ये दोनों दूरी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका ए चलना शुरू करता है, ए इधर से चलता है, ए को हम ऊपर लिख लेते हैं, ए इधर से चलता है। ये 9 बजे यहाँ से चलना शुरू होता है, लेकिन पहुँचता कितना बजे है, 1 बजे पहुँचता है। ठीक है, ए इधर से चलना शुरू करता है। अब बी जो है, बी इधर से वाई तरफ से चलना शुरू करता है, ये भी 9 बजे निकला था आपका, लेकिन ये पहुँचा कितना बजे, ये 3 बजे पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ से ए को एक्स से वाई जाने में कितना घंटे लगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा 4 घंटे लगा। ठीक है, इसको 4 घंटे लगा। और y से x तक पहुंचने में b कितने घंटे लगा, तो आप बोल दीजिएगा 6 घंटे लगा। ठीक है, 6 घंटे। a का चाल और b का चाल क्या हो जाएगा, चाल क्या होगा, चाल तो वही होता है ना, समय का उल्टा जो होता है चाल होता है। तो यानी चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी को हम 1 मान लेते हैं, समय 4 है, तो यानी ये मेरा चाल निकल के आ गया a का, ये मेरा चाल निकल के आ गया b का। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कितने बजे मिलेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, चाल कितना है 1/4, 1/6, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुटेगा। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 1, इसको योग करना है तो कॉर्नर गुना कीजिए, 6 आ जाएगा, 4 ऊपर योग करना, 6 4 10, नीचे गुणनफल 24, यानी हम इसको, ये यदि ऊपर चले जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरे ऊपर यदि जाएगा ना, ये मेरे ऊपर जाएगा तो यदि 24/10 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको मिनट में परिवर्तन करने के लिए साइड से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 24 2 44, यानी 144 मिनट में ये दोनों मिलेंगे। 144 मिनट मतलब क्या होता है, 2 आवर 24 मिनट, 2 आवर 24 मिनट, यानी ये 9 बजे यहाँ से निकला तो 2 आवर 24 मिनट, यानी 2 घंटे, यानी 9 2 11, 11:24 पे ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए पूरा प्रोसेस किया, लेकिन इतना होता नहीं है डायरेक्ट। आप यहाँ से, आप 9 से यहाँ लगा तो डायरेक्ट 4 घंटा यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 घंटा, बस 1/4 1/6 लिख सकते थे, 10/24 24/10 गुना, बस हो गया, इतने में आपका कैलकुलेशन हो गया। ये समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस हम बताते हैं। ठीक है, तो आज यही तक क्वेश्चंस आपका था मेरे दोस्त, और वो 2 क्वेश्चंस जो छोटा बहुत नॉर्मली क्वेश्चन था वो लोग आप लोग से बन जाता, इसलिए वो क्वेश्चंस को लेके नहीं आ पाए। ठीक है, तो इसी तरह PYQ और नॉर्मली सॉल्व के लिए, नॉर्मल सॉल्व के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए, जरूर जुड़िए, बहुत बेनिफिट होगा, आप लोग एक बार जुड़ के देखिए। ठीक है, और यदि आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहाँ मैथ्स मैजिक क्लासेस सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आपका आ जाएगा क्लासेस, मैथ्स मैजिक क्लासेस का। इसके बाद वहाँ से हर एक क्लास का PDF या कोई भी नोटिफिकेशन होता है, टोटल PDF वहाँ, या फुल नोटिफिकेशन जो भी देखना हो टोटल वहाँ पे हम डाल दिए जाते हैं। तो टोटल वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि यूट्यूब पे आपको मेरे चैनल का नाम नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यूट्यूब पे सर्च ऑप्शन में जाना है, मैथ्स लिखना है, मैजिक लिखना है और BK लिखना है, नो स्पेस, नो कुछ ऐड करना है, डायरेक्ट ये देकर सर्च कीजिएगा, सबसे पहला चैनल आ जाएगा आप लोग के सामने। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल सेशन को पसंद आ गया तो सेशन लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के लिए जो जो तैयारी में ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप या अदर जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस विभाग एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस, जहाँ पर मैथ आपको पूछे जाते हैं वो सबके पास शेयर कर दीजिएगा जिससे हो सके उसकी तैयारी में थोड़ा बूस्ट मिल जाए। ठीक है। और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे होगा कि नोटिफिकेशन आप लोग तक फास्टली पहुंच जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।